हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हुए, उसी पे चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है विराम चिन्ह, तो विराम चिन्ह से संबंधित कुछ प्रश्न मैं अपने प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ। कुछ बचे हुए जो पॉइंट या प्रश्न या टॉपिक है उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो चलिए टाइम को नष्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। कह रहे उद्धरण चिन्ह होते हैं दो प्रकार के। उद्धरण चिन्ह होते हैं दो प्रकार के, एकाकी उद्धरण चिन्ह, दोहरे उद्धरण चिन्ह, है ना। एक ऐसे होता है एक दो दो होता है। किसी शब्द की विशिष्टता प्रकट करने, उपमानों को लिखने तथा किसी लेख, कविता या पुस्तक का शीर्षक उल्लिखित करने में प्रयोग किया जाता है एकाकी उद्धरण चिन्ह। एकाकी उद्धरण चिन्ह वक्ता के कथन का यथावत उद्धृत करने में प्रयोग किया जाता है दोहरे उद्धरण चिन्ह का। मतलब जो उन्होंने कहा एज इट इज अगर हम वही लिख रहे हैं तो उसमें दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। निर्देश देने के लिए प्रयोग किया जाता है निर्देशक चिन्ह का। योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है। निर्देशक चिन्ह है, ये देखिए। आचार्य ने कहा सूर्य पश्चिम में डूबता है, वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह दोहरे उद्धरण चिन्ह का। क्योंकि आचार्य ने कहा तो उनकी बातों को एज इट इज़, उनके है ना, जो उन्होंने कहा है उसको एज इट इज़ अगर हम लिख रहे हैं, है ना, तो उसमें दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है कोष्टक चिन्ह का। किसी कथन को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है कोष्टक चिन्ह का। वाक्य के बीच में आए हुए शब्दों अथवा पदों का अर्थ पर अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है कोष्टक चिन्ह का। लता मंगेशकर को भारत कोकिला मीठा गाने वाली कहा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है कोष्टक का, है ना। कोकिला, कोकिला का मतलब जो है यहाँ मीठा गाने वाली से संबंध है। कह रहे पंडित कामता प्रसाद गुप्त अच्छे व्याकरण कर्ता, व्याकरण के ज्ञाता थे, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है कोष्टक का। देख रहे हैं, व्याकरण कर्ता को व्याकरण के ज्ञाता, है ना, स्पष्ट कर दिया, उसका अर्थ बता दिया, इसका मतलब क्या होता, अर्थ क्या। किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताने के लिए किसी कथन को अलग दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता उपविराम चिन्ह का। उपविराम चिन्ह का। भगवान राम के अनेक नाम हैं, रघुपति, राघव, रघुराज आदि। वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह क्या है उपविराम चिन्ह। उपविराम चिन्ह, तो देख लीजिए उपविराम चिन्ह क्या होता है ना। कह रहे हैं विज्ञानः वरदान या अभिशाप, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है उपविराम चिन्ह। मतलब विज्ञान, वरदान या अभिशाप, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह उपविराम चिन्ह। हमने इसको विज्ञान पढ़ा, हम सो सॉरी, ये विज्ञान है। उसके बाद देखिए चिन्ह के बारे में बता रहे हैं, है ना, विराम चिन्ह। त्रुटि विराम, त्रुटि बोधक, विस्मरण चिन्ह आदि नामों से जाना जाता है हंसपद चिन्ह। ऐसे लगा दिया जाता है, कोई छूट गया तो ऐसे लगा के ऊपर आप लिख दीजिए। लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर संकेत देने के लिए प्रयोग किया जाता है हंसपद चिन्ह का। हंसपद चिन्ह का। वाक्यांश में जानकारी, सूचना या निर्देश आदि को दर्शाने या विवरण देने के लिए प्रयोग किया जाता है विवरण चिन्ह का, है ना। देखिए विवरण चिन्ह के लिए ऐसे वचन के दो भेद हैं, वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह है विवरण चिन्ह। देखिए यहाँ विवरण चिन्ह है ना, 1.2 है ना, फिर ऐसे कर दिया गया। संक्षेप सूचक चिन्ह को कहा जाता है लाघव चिन्ह। संक्षेप सूचक चिन्ह को कहा जाता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह ऐसे होता है ना, किसी बड़े नाम या शब्द को संक्षेप में छोटा करके लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है लाघव चिन्ह, है ना। ऐसे डॉक्टर तो ढपर मंत्रा डा कर देंगे। शब्दों या नामों अथवा उपाधि के संक्षिप्त रूप से प्रयुक्त होता है लाघव चिन्ह। क्या लाघव चिन्ह। अर्थशास्त्र में एमए की उपाधि मिली है, वाक्य में प्रयुक्त एमए में प्रयुक्त विराम चिन्ह लाघव चिन्ह। देख रहे हैं ये लगाया मैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग 20 है। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या लगभग कितनी 20 है। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सब पॉइंट।
कुछ और पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं संधि वचन एवं का कहावत आदि को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है उद्धरण चिन्ह का। संधि हो, कथन एवं कहावत आदि को लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है उद्धरण चिन्ह। जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाए, वहाँ प्रयुक्त होता है पूर्ण विराम। क्या? पूर्ण विराम। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट दिए हुए उस पर चर्चा करते हैं। योजक चिन्ह संबंधी प्रमुख तथ्य। योजक चिन्ह संबंधी प्रमुख तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करते हैं। योजक चिन्ह ये चिन्ह होता है को कहते हैं सामासिक चिन्ह, है ना। समझ जैसे माता पिता, है ना, दादा दादी, काका काकी, रोटी दाल, है ना। योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है संस्कृत भाषा में। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच प्रयोग करते हैं योजक चिन्ह का। कपड़ा लत्ता तो ये योजक चिन्ह। धन दौलत योजक चिन्ह। बीच में हाट बाजार योजक चिन्ह। आदि में प्रयुक्त चिन्ह योजक चिन्ह। क्या? योजक चिन्ह। कह रहे यदि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का, जैसे राम राम बार बार। यदि संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का, जैसे राम राम बार बार। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच प्रयुक्त चिन्ह है योजक चिन्ह, जैसे रात दिन। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच प्रयुक्त चिन्ह है योजक चिन्ह, जैसे रात दिन। जब दो शब्दों में एक सार्थक एवं दूसरा निरर्थक शब्द हो तो उनके बीच में प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह। दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। दो संयुक्त क्रियाओं के मध्य प्रयोग किया जाता है योजक चिन्ह का। समानता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सा पॉइंट है ना। ये सब बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। कुछ और पॉइंट दिए हुए हैं उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। अल्प विराम इस तरह से कर, अर्ध विराम ये है ना, उपविराम, पूर्ण विराम का चिन्ह खड़ी पाई, प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह पाई खड़ी पाई उसके नीचे पॉइंट, निर्देशक डैश चिन्ह, ये कोष्टक चिन्ह छोटा मझोला वर्गाकार, हंसपद या त्रुटि विराम चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह ये होता है। वो छूट गया तो उसके यहाँ लगा करके ऊपर लिख दीजिए। विवरण चिन्ह ये होता है ना। देखिए पाद चिन्ह ये होता है। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह, अंग्रेजी में लाघव चिन्ह है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह है ना, पुनरुक्त सूचक चिन्ह ये देखिए। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह इस तरह से पुनरुक्त सूचक चिन्ह है, ये उद्धरण चिन्ह। दोनों में अंतर है। पुनरुक्ति कहते नहीं बार बार लिखना होता तो ऐसे कह देते हैं। किसी बात को है ना एक बार लिख दिए तो उसको बार बार लिखना तो ऐसे लिख देते हैं, है ना। ये पुनरुक्त सूचक चिन्ह। अब देखिए कह रहे हैं दोहरा उद्धरण का चिन्ह ये है, इकहरा उद्धरण का चिन्ह ये है। दोहरा उद्धरण कहाँ प्रयोग होता है? योजक चिन्ह, ये योजक चिन्ह छोटा है ना, डैश चिन्ह से। लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह इस तरह से है ना, लोप चिन्ह या लोप सूचक चिन्ह है ना। फिर देखिए विकल्प सूचक चिन्ह तिरछी, देखा है ना विकल्प।
तुल्यता सूचक चिन्ह ये होता है। टीका सूचक पद, तारक चिन्ह या फुट नोट ये होता है ना। समाप्त सूचक चिन्ह ये लगा देते हैं, समाप्त सूचक चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह ये, पाद बिंदु ये होता है, पाद बिंदु ये होता है। आप लोगों से बार बार एक प्रश्न पूछा जाता है बुक का नाम, तो बुक का नाम पूछा जाता है, ये देखिए टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर आप कह देंगे मिल जाएगा, टीजीटी पीजीटी रिमाइंडर है ना। तो यहाँ जो विकल्प सूचक चिन्ह, यही विकल्प सूचक चिन्ह देखिए दिया हुआ टीजीटी या पीजीटी, तिरछी रेखा ये ना विकल्प सूचक चिन्ह, ये वाला देखिए बीच में है ना, ये होता है। अगला टॉपिक है अव्यय, अगला टॉपिक है अव्यय, इसमें कुछ चर्चा कर लेते हैं। कह रहे हैं अव्यय का शाब्दिक अर्थ है, अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो, लिंग वचन पुरुष कारक एवं काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का विकार परिवर्तन नहीं होना कहलाता है अव्यय। अव्यय शब्दों कहा जाता है अविकारी शब्द, जो शब्द प्रत्येक दशा में अपने मूल रूप में बने रहते हैं कहलाते हैं अविकारी। जब तब धीरे धीरे आह अरे इसलिए चूंकि अथवा तभी लेकिन आदि शब्द कहलाते हैं अव्यय शब्द, ये परिवर्तित नहीं रहते हैं, अपने मूल शब्द रूप में ही रहते हैं। अव्यय के भेद हैं चार भेद, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अव्यय के चार भेद हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, वाक्य में धड़ाधड़ शब्द है क्रिया विशेषण। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण होते हैं चार प्रकार, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से स्थित स्थान एवं दिशा का बोध हो कहलाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगले पॉइंट पे चलते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं दो भेद, स्थितिवाचक, दिशावाचक। स्थितिवाचक और दिशावाचक देख लीजिए। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं दो भेद, स्थितिवाचक और दिशावाचक। कुछ और पॉइंट है उस पर चलते हैं। कह रहे हैं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ ऊपर नीचे भीतर बाहर आदि शब्द कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इधर उधर दाएं बाएं आर पार आदि शब्द कहलाते हैं दिशावाचक या दिशावाचक। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से काल या समय की सूचना मिले कहलाते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। आज, कल, परसों, नरसों, अब, जब, तब, सतत, सर्व, नित्य, कभी, अब तक आदि शब्द हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से परिमाण का बोध हो कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अतिशय, बहुत, खूब, अत्यंत, पूर्णतः आदि शब्द हैं अधिकताबोधक क्रिया विशेषण। लगभग, किंचित, थोड़ा, जरा, कुछ, अनुमानता आदि शब्द हैं न्यूनताबोधक क्रिया विशेषण, न्यूनताबोधक क्रिया विशेषण, न्यूनताबोधक क्रिया विशेषण। कुछ और पॉइंट है उस पर चर्चा करते हैं। कह रहे हैं जितना, इतना, उतना, कितना आदि शब्द हैं तुलनावाचक क्रिया विशेषण। एक एक, यथाक्रम, बारी बारी, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल आदि शब्द हैं श्रेणीवाचक क्रिया विशेषण। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की रीति का बोध हो कहलाते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अचानक, फटाफट, एकाएक, धड़ाधड़, यथासंभव आदि शब्द हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पॉइंट बचे हुए उसको अगले वीडियो में चर्चा करते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। अगर ये बुक मार्केट में है तो इसको ले लीजिए, है ना, ले लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए। ठीक, थैंक यू।